कल तक क्लास में क्या हुआ था हिस्ट्री में, पहले ये बताओ, देखिए किसको याद है। जलियांवाला बाग और रॉलेट हो गया था। तो रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया? क्योंकि क्रांतिकारी प्रभाव को कम करने के लिए। यानी इसका क्या मतलब है? क्रांतिकारी प्रभाव दिखे, कहाँ दिखे? भारतीय राजनीति में। उसको कम करने के लिए क्या लाया गया? तो आज हम क्या देखेंगे? क्रांतिकारी आंदोलन। थोड़ा समझो, अगर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की बात करें तो इसके कितने चरण हैं? दो चरण हैं। एक की शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी के अंत से, यानी 1790 के बाद से भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां दिखाई देने लगी थी। जो पहला चरण कब शुरू हुआ? 18वीं शताब्दी के अंत में, यानी 1790 के बाद। और जिसके शुरुआत 1790 से शुरू हुआ और खत्म कब हुआ? 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक, यानी 1910 तक जो चरण हुआ है, 1790 से लेकर 1910 तक, इसका एक अलग चरण है क्रांतिकारियों का। और 1910 के बाद से आजाद भारत तक इसका अलग चरण है। तो क्रांतिकारी चरणों को कितने भाग में पढ़ेंगे हम? दो चरणों में। शुरुआत की विचारधारा कैसी है, और 1910 के बाद जो भारत क्रांतिकारी आंदोलन हुआ उसकी विचारधारा कैसी है, इसके बीच में अंतर क्या क्या है। जैसे जो पहले के क्रांतिकारी आंदोलन है वो कैसे कर रहे हैं? वो व्यक्तिगत कार्रवाई कर रहे हैं, वो कोई संगठन के द्वारा काम नहीं कर रहे हैं। वो समाचार पत्रों के माध्यम से अपनी विचारधाराओं को एक जगह से दूसरी जगह फैला रहे हैं। वो पत्रिकाओं का यूज कर रहे हैं। वो भारतीय जनमानस के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कैसे, किस स्तर पर? इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। यहाँ पर संगठन नहीं है। किसी भी अंग्रेज ने कोई दमनकारी नीति लाई, उस नीति का उल्लंघन करने वाले कुछ लोग खड़े हुए, उन्होंने गोलाबारी चलाई और क्या कर दिया? क्रांतिकारी गतिविधि की शुरुआत कर दी। लेकिन ये स्तर कैसा है? सीमित है, बिखरा हुआ है, और कुछ व्यक्तिगत लोगों द्वारा शुरू किया गया संगठन है। इस क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण समझ में आया। लेकिन दूसरा चरण कैसा हो गया? काफी कंसोलिडेटेड हो गया, संगठित हो गया। अब यहाँ पे संगठन के थ्रू लोग काम करेंगे। जैसे पहला संगठन कब दिखा हमें? अभिनव भारत, मित्र मेला, ये सब क्या है? ये संगठन है जिससे वीडी सावरकर जुड़ेंगे। अभी 1904 में मित्र मेला की स्थापना होगी। ये क्या है मित्र मेला? मित्र मेला बॉम्बे का, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा क्रांतिकारी संगठन है, जिससे कौन कौन जुड़ा हुआ है? वीडी सावरकर नाम सुना है? सावरकर साहब इसी से जुड़ेंगे। और मित्र मेला 2 साल बाद किस नाम से बन जाएगा? अभिनव भारत के नाम से। और अभिनव भारत की स्थापना करने का श्रेय किसको गया? वीडी सावरकर को। ये सब चीज अब संगठन, संगठन के थ्रू क्या होगा? आंदोलन की शुरुआत होगी और क्रांतिकारी का स्तर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो कई सारे पहलू में चर्चा करेंगे। इस क्रांतिकारी आंदोलन का भारतीय समाज में क्या प्रभाव पड़ा, यह भी देखा जाएगा। समीक्षा देखेंगे और इस आंदोलन का मूल्यांकन करेंगे कि किस प्रकार से इस आंदोलन ने भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया और अंग्रेजों के प्रति कैसा खौफ पैदा किया। ठीक है, देखो देखो क्रांतिकारी आंदोलन, इसमें देखो क्या देखना है हमें। कुछ पहलू हैं, क्या क्या है? जैसे आंदोलन के उदय का कारण, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि भारत में लोगों को हथियार उठाना पड़ा? तो क्या पड़ी, बताओ, कुछ बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां। जैसे जो अंग्रेजों ने 3 भू राजस्व नीतियां लाई, वो कौन कौन सी हैं? एक रैयत वाली है, दूसरा महाल वाली है, तीसरा स्थायी बंदोबस्त। इन तीनों व्यवस्थाओं ने भारतीय किसानों को क्या कर दिया? अत्यधिक दयनीय स्थिति पे लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, ये जहां जहां भू राजस्व व्यवस्था फैली, वहां के किसान क्या हो गए? बस से बदतर स्थिति में आ गए। अब या तो वो मरेंगे बेचारे, या अंग्रेजों के प्रति हथियार उठाएंगे। तो क्या किया उन्होंने? जैसे अंग्रेजों ने एक वाणिज्यवादी नीति अपनाई। ये कौन सी नीति है? हाँ, वाणिज्यवादी नीति का हमने क्या बताया था तुम लोग को? यानी व्यापार को एक तरफा स्थापित करते हुए व्यापार करो, और भारत का संपूर्ण सोना चांदी किसके पक्ष में आ जाएगा? यही है वाणिज्यवादी नीति। अंग्रेजों की जो वाणिज्यवादी नीति है, उन्होंने क्या किया? कच्चे माल के ट्रांसफर किया और क्या ले लिया? भारत के सोना चांदी पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया। पूछो पूछो, बोलो बोलो। नहीं नहीं, कच्चा माल तो पहले शुरुआत में ही भारत से ले गए। कहां बेचा उन्होंने? यूरोप।
और एक एक रुपए के बदले उन्हें कितना मिला, यानी एक वस्तु को या जो यहाँ से खरीदा उन्होंने और जो यूरोप में बेचा, 60 गुना प्रॉफिट उनको मिला। ठीक है, पहले ही वो कच्चा माल लिए और जाकर कहाँ बेचे, यूरोप में। उसके बाद जब इनका व्यापार बहुत संगठित हो गया, तब उन्होंने कच्चे माल के बदले क्या लेना शुरू किया, सोना चांदी। और यही कौन सी नीति है, यही वाणिज्यवादी नीति है। सोना चांदी को इतिहास में क्या बोलते हैं हम लोग, बुलियन। गुड। सोना चांदी नहीं लिखेगा, वो क्या लिखेगा, वो लिखेगा बुलियन पर अधिकार किया। अब बुलियन तुम समझो कि बुलियन का मतलब क्या है, बुलियन का मतलब सोना चांदी। तो वाणिज्यवादी नीति के तहत भारतीय बुलियन किसके अधीन चला गया, अंग्रेजों के। समझ में आ गई बात। यानी उदय के कारणों के पीछे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण क्या है, अंग्रेजों की दमनकारी नीति। अंग्रेजों की दमनकारी नीति में उनकी 3 भू राजस्व नीतियां और चौथा वाणिज्यवादी नीति। इस तीनों चारों नीतियों ने भारतीयों की कमर को क्या कर दिया, बिल्कुल तोड़ के रख दिया। और जो भारत सोने की चिड़िया था, वो क्या बन गया, सोने की चींटी भी नहीं रहा। गलत कह रहे हैं, सोने की चिड़िया का उल्लेख पहले किसने किया है, उतबी की किताब है किताबुल हिंद, जिसमें पहली बार कहा गया कि भारत सोने की चिड़िया। दूसरी बार सोने की चिड़िया किसने कहा, द ट्रेवल ऑफ, हाँ, और दूसरी बार भारत को सोने की चिड़िया किसने कहा, मार्को पोलो, जिनकी किताब का नाम क्या है, द ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो। ठीक है, तो सोने की चिड़िया से भारत क्या हो गया, हाँ, कुछ नहीं रहा बेचारा। फिर देखो इस आंदोलन की विशेषताएं क्या क्या थी, क्या क्या स्पेशलिटी थी। जैसे कुछ आंदोलनकारी क्या कर रहे हैं, पत्रकारिता के माध्यम से आंदोलन का प्रसार कर रहे हैं। वो हथियार नहीं उठा रहे हैं, वो सिर्फ राष्ट्रवाद की भावना का महिमा मंडन कर रहे हैं। वो विदेश जा रहे हैं, वो विदेश जाकर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और पैसा कहाँ भेज रहे हैं, भारतीय क्रांतिकारियों को कि हथियार खरीद लो, बम खरीद लो। कुछ लोग बम बनाने के लिए विदेश जाएंगे, जैसे एक नाम आएगा आत्माराम पांडुरंग, नहीं, बापट, एक है बापट जी। उसको क्रांतिकारी आंदोलन पूरा भेजेगा कहां पर, कि जाओ तुम फ्रांस जाओ, इंग्लैंड जाओ और वहां पर सीखो बम बनाना। समझ रहे हो। तो कुछ लोग बम बनाने के लिए विदेश जाएंगे, वहां से सीख के आएंगे। कुछ लोग पैसा कमाएंगे, पैसा कहाँ ट्रांसफर करेंगे, भारत में, ताकि भारतीय क्रांतिकारी क्या खरीद लें, कुछ हथियार खरीद लें और अंग्रेजों का बहादुरी पूर्वक सामना करें। इसी में देखेंगे क्या प्रमुख घटनाएं और उसका क्षेत्र विस्तार, यानी क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ कहाँ भारत के किन किन राज्यों में फैला। ठीक है, नेक्स्ट देखो आंदोलन की समीक्षा। आंदोलन की समीक्षा करते समय ये देखेंगे कि आंदोलन किस हद तक सफल रहा और किस हद तक वह असफल रहा। ठीक है, समीक्षा में दोनों चीज देखेंगे, इसके पॉजिटिव भी देखेंगे और निगेटिव इंपैक्ट भी देखेंगे। नेक्स्ट, आंदोलन का भारतीय समाज पर पड़ने वाला महत्व। तो ये कई पहलू हैं, 1 2 3 4 5, 5 पहलुओं में पूरा क्रांतिकारी आंदोलन आपको समझ में आ जाएगा। चलो देखो, देखो क्रांतिकारी गतिविधियां भारत के विभिन्न समूहों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित की गई। जैसे अगर कोई पूछे कि भारत में भयानक क्रांतिकारी आंदोलन सबसे ज्यादा कहाँ हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन सबसे ज्यादा कहाँ हुआ, सबसे ज्यादा बंगाल। क्यों, क्योंकि बंगाल ही एक ऐसा गढ़ था जहां पर सबसे ज्यादा दमन हुआ, किसका, बंगालियों का। किसने किया, तो इनके अंदर जो मन में चिंगारी फट रही थी, वो पहले से क्या हो रही है, इकट्ठा हो रही, इकट्ठा हो रही, इकट्ठा हो रही। किसकी वजह से, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों की वजह से। तो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत और सबसे व्यापक रूप किसने कहां पर हुआ, बंगाल में। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे पंजाब, चौथे नंबर पे हमारा भाई यूपी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सशस्त्र क्रांतिकारियों ने विदेशी राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए हिंसक तथा सशस्त्र तरीका अपनाया। देखो सुनो मेरी बात, कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है, कब हुई, 1885। 1885 से लेकर 1905 तक राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका आधिपत्य था, उदारवादियों का। उदारवादियों की मंशा क्या है, उदारवादी, हाँ, अनुनय विनय की नीतियां अपना रहे हैं और अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़कर कुछ चीजें मांगने का प्रयास। क्या अंग्रेज इतने अच्छे हैं कि देंगे, क्या किया उन्होंने, मना कर दिया। यानी उदारवादियों की जो ये विचारधारा है, उससे सभी भारतीयों का क्या हो गया, विश्वास उठ गया।
और एक समय महसूस किया गया 1905 जब बंगाल का विभाजन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, यह पूरा उदारवादी जो खेमा है वो नीचे आ गया और कांग्रेस पर किसका अधिपत्य हो गया, उग्रवादियों का। उग्रवादी कब तक रहे, 1919। 1919 तक भारतीय जनमानस या भारतीय युवाओं के अंदर क्या मन में आई बात कि ना ही अपने उद्देश्यों में उदारवादी पूरा हुए और ना ही उग्रवादी, यानी ये जो कर रहे हैं ये व्यक्तिगत हितों से ज्यादा प्रेरित हैं। इनके अंदर मन में क्या नहीं है, देश हित की भावना जो है ज्यादा प्रबल नहीं है। अब क्या करेंगे, अब इनका विश्वास उठ जाएगा किसके किसके ऊपर से, चाहे उदारवादी हो चाहे उग्रवादी हो। पूरा भारतीय युवा इनसे क्या हो जाएगा, खफा हो जाएगा। खफा होने के बाद क्या करेगा, कहेगा कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, अंग्रेजों से भारत को आजाद अब हम खुद कराएंगे। तो कौन कौन आएंगे, भयानक नेता आएंगे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद बाद में आएंगे, 1919 के बाद ही आएंगे ना। ऐसे हुआ ना। तो यानी उदारवादी उग्रवादियों की जो विचारधारा है भारतीय युवाओं के मन में उनके प्रति से विश्वास उठ सा गया था। अब उन्होंने हथियार उठाए और भारत को आजाद करने का बेड़ा उठा लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। सशस्त्र क्रांतिकारियों ने 2 चरणों में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, जिसकी अभी करत है। प्रथम चरण देखो, 18वीं शताब्दी के अंत से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक। ठीक, ये पहला चरण है किसका, क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण। और दूसरा चरण क्या है, 20वीं शताब्दी के, 20वीं शताब्दी समझ लो ना क्या है, उसके बाद तो भारत आजाद हो गया ना। ये 18वीं शताब्दी का मतलब क्या है, 18वीं शताब्दी का अंत का मतलब क्या है, 18वीं शताब्दी का मतलब 1701 से 1799 अंत की बात कर रहा, तो यानी 1790 से लेकर 99 के बीच भारत में पहली बार क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होने लगी थी, शुरुआत हो गई थी। ठीक है, देखो नेक्स्ट। देखो कारण क्या क्या है, किसके लिए, आंदोलन के शुरुआत होने के कारण। पहला कारण देखो, किसी भी क्रांति का शुरुआत का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देना। जब रीढ़ की हड्डी टूटेगी तभी व्यक्ति पुनः उठने के लिए क्या करेगा, हथियार उठाएगा। अगर आपका सामाजिक क्षरण हो रहा है आप हथियार नहीं उठाएंगे, आपका राजनीतिक क्षरण हो रहा है आप हथियार, लेकिन अगर आपका आर्थिक क्षरण होने लगा तो एक समय आ जाएगा कि आप क्या उठाएंगे। और भारतीय युवाओं ने भी हथियार उठा लिए। देखो, अंग्रेजों की शोषणकारी अर्थव्यवस्था की नीतियों ने प्रत्येक वर्ग को दयनीय स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। जैसे भू राजस्व नीतियां, अंग्रेजों की वाणिज्यवादी नीति। भू राजस्व नीति कितनी बताओ, पहली कौन सी है, स्थायी बंदोबस्त, जिसकी शुरुआत कब हो रही है, 1793। किसने किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस, आया ना। भारत में पहली बार स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया, यह स्थायी बंदोबस्त है क्या, यह भू राजस्व को कलेक्ट करने की एक अंग्रेजों की नीति है, जिसकी स्थापना किसने की, भारत के वायसराय लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब की, 1793 में। इसके तहत क्या किया गया था बताओ, इसके बीच, हाँ, जमींदार और अंग्रेजों के मध्य क्या हुआ, एक समझौता हुआ और पूरी जमीन का पट्टा 1 साल के लिए किसको दे दिया गया, उस जमींदार को। और जमींदार से कहा गया कि आप 1 साल के बाद एक निश्चित भू राजस्व किसको देंगे। वो क्या निर्धारित किया गया था अंग्रेज और जमींदारों के बीच, टोटल भू राजस्व का कितना प्रतिशत अंग्रेजों को देना होता था, ये 10/11। 10/11 भाग अंग्रेज अपने पास रखेंगे, मतलब जमींदार इनको देंगे, और 1/11 भाग जमींदार के पास रहेगा। यानी एक निश्चित कमाई होने लगी थी किसकी, इन इस समझौते के बीच क्या कोई किसान दिखा, किसानों का क्या होगा, शोषण होगा। इसमें सूर्यास्त नियम भी है, वो बात की बात बता दिया हमने। ठीक है, इसी तरह से कोई दूसरी व्यवस्था कौन सी है,
कब स्थापित हुई? अच्छा, ये भारत के कितने भाग में लागू थी? 19%। ठीक, गुड। ये भारत के 19% हिस्से पे लागू थी। दूसरी व्यवस्था रैयत वाली। इस व्यवस्था के तहत अंग्रेज और किसानों के मध्य क्या हुआ? समझौता हुआ और जमींदार बीच से मध्यस्थता उनकी खत्म कर दी गई। अब समझौता किसके बीच? अंग्रेज और किसानों के बीच। और किसानों को एक निश्चित भू राजस्व किसको देना था? कभी कभी ये भू राजस्व की जो आ, रेट है वो 50% से भी ऊपर निकल जाता था। अब बेचारा किसान है, गरीब है, वो 50% भू राजस्व किसको दे रहा है? अंग्रेजों को। तो खुद अपने पास क्या रखेगा? स्थिति क्या हो जाएगी? दयनीय हो जाएगी। दयनीय स्थिति में क्या होगा? या तो वो आत्महत्या करे या अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए। तो क्या हुआ? हथियार उठाए। तीसरी व्यवस्था महाल वाली व्यवस्था। इसके जनक कौन है? बोलो बोलो। मैकेंजी, लॉर्ड मैकेंजी। और दूसरे? अच्छा, रैयत वाली के कौन है? रैयत वाली व्यवस्था, हाँ, टॉमस टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। और इसके लॉर्ड मैकेंजी। ये सब याद याद बात रखो भाई प्लीज। ये कितने, भारत के कितने क्षेत्र में लागू थी? 51। 30 ये, 19 ये, बची कितनी? 51 कहां पर, कौन सी? है तुम्हारा भला। रैयत वाली। ऐसा कंफ्यूजन। 19% जमींदारी व्यवस्था, 31% रैयत महाल वाली व्यवस्था, और 51%। ये रेशियो याद रखो भाई। 30 है, 30। 30, 19 और 51, टोटल कितना हो गया? बंगाल में था, पंजाब का कुछ हिस्सा था, और यूपी और बिहार का कुछ हिस्सा था। सबसे ज्यादा महाल वाली व्यवस्था कहाँ हुई? महाल का मतलब क्या है? पूरे पूरे गांव पे। स्थायी बंदोबस्त में समझौता किसके बीच? अंग्रेज और जमींदारों के बीच। रैयत वाली के बीच, रैयत वाली समझौता किसके बीच? अंग्रेज और किसानों के बीच। महाल वाली के बीच अंग्रेज और पूरे पूरे गांव के बीच। ठीक है। इस महाल वाली व्यवस्था ने कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सूदखोरों को जन्म दे दिया था। ये हमने चर्चा कर चुके हैं तुम लोग के लिए। कहाँ जाते थे किसान? जिनकी फसल खराब हो गई वो कहाँ जाएंगे? किसान के मुखिया के पास। मुखिया कभी कभी इनका क्या कर लेता था? शोषण कर लेता था। और वो किस रूप में उभर के आ गया? तो भारत में सूदखोर और महाजन वर्ग जो उभरा है, वो किस वजह से उभरा है? इनकी वजह से। ठीक है। मौका दे दिया कि आप अत्यधिक लाभ कमाएं। किससे? किसानों से। अब किसान बेचारा इनको भी दे, और सूदखोरों से जो लोन लिया उनको भी पैसा दे। क्या होगा उसका? शोषण होगा। हुआ? इस शोषण से क्या होगा? चलो आओ नेक्स्ट आओ देखो। इन नीतियों के कारण भारत में क्या फैल गई? बेरोजगारी, भूखमरी, अकाल, महंगाई जैसी अवस्थाएं फैल गई। जब इतनी अवस्थाएं होंगी तो आदमी को हथियार उठाना ही पड़ेगा। ठीक है। इन सभी अवस्थाओं के निवारण के लिए, अच्छा देखो, इतना ज्यादा ड्रॉबैक चल रहा है भारत में। भुखमरी है चारों तरफ, अकाल पड़ रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन इन सब के बावजूद भी अंग्रेज क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं। अंग्रेज इन नीतियों को सही करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, और हाथ में हाथ धरकर बैठे हैं। तो कोई ना कोई तो सही करने का बीड़ा उठाएगा ना। तो जब उठाएंगे तो फिर क्या होगा? क्रांति होगी। और क्रांति हुई। नेक्स्ट देखो। एक वजह और देखो, क्या कारण था? समझो। 1894 में एक छोटे से देश अबीसिनिया द्वारा इटली को परास्त कर दिया गया। ये वही समय है। देखो, अभी तक भारतीयों के मन में क्या चल रहा है? अंग्रेज भगवान है, अंग्रेज को कोई हरा नहीं सकता, अंग्रेज आ गए तो अपनी मर्जी से जाएंगे, इनके खिलाफ कोई भी युद्ध नहीं किया जा सकता, युद्ध करोगे भी तो जीत नहीं पाओगे। यानी एक जो पूर्व धारणा बनी है किसके लिए? अंग्रेज। वो कैसी है? अत्यधिक मजबूत है। यानी आपके अंदर पहले से डर समा गया। किसके लिए? कि ये बहुत कुलीन है, इनकी नस्ल बहुत ऊंची है, इनको हराना संभव। लेकिन ऐसे में एक घटना हो रही, क्या? 1894 में क्या हो रहा है? एक छोटा सा देश, क्या नाम है उसका? अबीसिनियाई, किसको हरा रहा है? यूरोप के एक देश इटली को। पहली बार कोई छोटा सा देश किसी अंग्रेजी देश को हराएगा। ये खबर धीरे धीरे फैलते फैलते कहाँ आएगी?
इंडिया में, भारत के लोग में क्या सोचेंगे कि जब वो लोग हरा सकते हैं तो हम भी अगर इकट्ठा हो जाएं तो क्यों नहीं हरा पाएंगे। सोच रहे हो क्रांतिकारी विचारधारा के पीछे का कारण देख रहे हो। पहला कारण क्या है? आर्थिक कारण, शोषण हुआ, शोषण के बदले उन्होंने क्या उठा लिए? हथियार। दूसरा कारण देखो, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बदल रहा है। जो आज तक अंग्रेज अपराजय थे, अब धीरे धीरे वो कहीं कहीं हार रहे हैं। जब हारेंगे तो खबर कहां पहुंचेगी? भारत। और भारत में लोगों के मन में जो पूर्व धारणा बनी है वो क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी कि अब हम भी इकट्ठा हो जाएंगे तो अंग्रेजों को। तो पहली घटना कौन सी हुई? 1894 में एक छोटे से देश अब इसने द्वारा इटली को हराया जाना। दूसरा, 1905 में जापान के हाथों ऑटोमन साम्राज्य की हार हो गई। 1905 एक ऐसा काल है जहां पर जापान ने लड़ाई की किसके खिलाफ? ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन कहां पर है? रशिया के रोमन साम्राज्य। उसको हरा रहे हैं। यानी कौन कौन से हैं? वो भी अंग्रेज हैं। और जापान कैसा देश है? एशियाई देश है। यानी एशिया के लोग भी अब यूरोप में जाकर उनको हरा रहे हैं। मामला थोड़ा सा मोटिवेशन होगा कि नहीं होगा? दूसरा का। तीसरा, इन घटनाओं के कारण भारतीय जनमानस के भीतर पश्चिमी श्रेष्ठता का भ्रम दूर हो गया और भारतीयों का क्या हो गया? मनोबल ऊंचा हो गया। क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट देखो। कुछ राजनीतिक कारण जैसे चर्चा हो चुकी है। क्या हुआ? नरम पंथी और गर्म पंथियों के बीच जो विचारधारा है वो कैसा है? उससे कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा। और भारतीय युवा क्या कह रहे हैं कि अब जो उदारवादी कर रहे थे वो नाकाफी है, जो उग्रवादियों ने किया वो भी नाकाफी है। अब अंग्रेजों को भगाने का बीड़ा हमें उठाना पड़ेगा। कैसे? किस दम पर? हिंसात्मक रवैया अपनाना पड़ेगा और हथियार उठाकर उनको जब मारेंगे तभी ये यहां से भागेंगे। नेक्स्ट देखो। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन कर रहा है। क्यों कर रहा है? यहां पर बंगाल में पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल पहले से कैसा था? संयुक्त बंगाल था, जहां पर हिंदू और मुस्लिम साथ रह रहे थे। और टोटल कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत यहां रह रहे थे? उस समय भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी 1905 में? 18 करोड़। जिसमें से संयुक्त बंगाल में कितने लोग रह रहे हैं? 7 करोड़ 50 लाख। एक बहुत बड़ा वर्ग कहां पर है? उस संयुक्त बंगाल में। जिस संयुक्त बंगाल में कौन कौन है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इन तीन राज्यों में भारतीय जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग निवास कर रहा है, जिसमें हिंदू भी हैं और दोनों के मध्य क्या है? भयानक एकता है। इस एकता से कौन डर रहा है? कर्जन डर रहा है। और कर्जन ने प्रशासनिक आधार पर बंगाल का क्या कर दिया? और दो भागों में, एक पश्चिमी बंगाल और एक पूर्वी बंगाल। इससे किसके मन में द्वेष उत्पन्न होगा? बंगालियों के मन में। इस वजह से सबसे पहले क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहां हुई? व्यापक आंदोलन कहां हुआ? बंगाल में। फिर देखो कांग्रेस का सूरत विभाजन। कांग्रेस भी दो धड़ों में बढ़ गई। कौन कौन से? उग्रवादी और। भारत में सिर्फ एक मंच था जो राष्ट्रीय राष्ट्रवाद की भावना को बल प्रदान कर रहा था। कौन सा था? कांग्रेस। अब कांग्रेस भी टूट गई तो भारतीय युवाओं के मन में क्या आएगी बात? जो हम लोग का वो क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही कमजोर पड़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? अब कांग्रेस के टूटने से भारतीय युवाओं के मन में क्या आ गया कि इनके बस की बात नहीं है, अब खुद हथियार उठाओ और भारत से अंग्रेजों को खदेड़ दो। नेक्स्ट देखो। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी क्या हो गए? मतभेद। यानी चारों तरफ अराजकता की स्थिति फैली हुई है कि नहीं फैली हुई है? कोई एक संगठन स्थापित है यहां पर जो भारतीयों की मन की बात को रखे? क्या होगा? क्या होगा? आंदोलन में बिखराव पैदा होगा। और जब आंदोलन बिखरता है, जब कोई विचारधारा नहीं होती, तो लोग क्या करते हैं? अराजक हो जाएंगे और हाथ में क्या उठा लेंगे? हथियार। उठाया गया। ठीक है। और ये चरण ऐसा है जहां पर क्रांतिकारी आंदोलन अपने व्यापक रूप पर पहुंच गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो। एक अन्य कारण देखो, विभिन्न विचारकों के विचारों में क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया। जैसे तिलक। तिलक की किताब का नाम बताओ। किताब का नाम उसने सही बताया, गीता रहस्य। बहुत सुंदर। यह तिलक की किताब का नाम है। तिलक के समाचार पत्रों का नाम बताओ। मराठा और केसरी। ये
तिलक साहब अपनी इस किताब, अपने पत्र के माध्यम से क्या कर रहे हैं? क्रांतिकारी विचारधारा को पैदा कर रहे हैं। ठीक है, लोगों के मन में क्या कर रहे हैं? क्रांतिकारी आंदोलन की विचारधारा प्रतिपादित कर रहे हैं। ये कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इनकी किताब का नाम बताओ। आनंद मठ, वेरी गुड, आनंद मठ। और वंदे मातरम लिखा है। वंदे मातरम क्या है? वंदे मातरम सुनते समय क्या आता है? खून, खून गर्म होता है, रोए खड़े होते हैं। तो सोचो उस समय जब वंदे मातरम गाया जाता होगा तो। नहीं, आज हम लगाव महसूस करते हैं राष्ट्रगान जैसे गाया जाता है, क्या होता है मन में? कुछ होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? सोचो जब भारत गुलाम था उस समय जब कोई गाता होगा तो खून नहीं खोलता होगा, लोग हथियार उठाने के लिए आतुर नहीं हो जाते होंगे? जब आज ये स्थिति है, सोचो उस समय क्या होता होगा। किसने ये सब क्या कर रहे हैं? ये कौन है? बताओ इनके बारे में कुछ। उग्रवादी हैं। ये ऐसे नेता हैं जो उग्रवादी होने के साथ साथ क्या है? उदारवादी भी हैं और क्रांतिकारी भी हैं। इनके अंदर तीनों गुण प्राप्त हैं। ये उदारवादी भी हैं, ये उतने ही उग्रवादी भी हैं, उतने ही। इनकी किताब का नाम बताओ कोई। गुड यार, द न्यू लैम्प्स, ये इनकी किताब का नाम है। द न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड्स, ये इनकी किताब का नाम है। किसने लिखी? ये सारी किताबें किससे प्रेरित हैं? ये क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित हैं। और जब ये लिखी जाएंगी और जब पढ़ी जाएंगी तो लोगों के मन में कौन से विचार आएंगे? क्रांतिकारी के। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भगवती चरण वोहरा द्वारा लिखित द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब ने तथा बंकिम चंद्र द्वारा रचित वंदे मातरम ने युवाओं के भीतर क्या पैदा किया? क्रांतिकारियों की बाइबल किसको कहा गया? क्रांतिकारियों की गीता किसको कहा गया? बताया तुम लोग को भाई। यह क्वेश्चन पूछा गया, ये क्रांतिकारियों की गीता किसको कहा, किस किताब को कहा जा गया? ऑप्शन ये भी था, ऑप्शन ये भी था, ऑप्शन ये भी था। कौन सी किताब है? द फिलोसफी ऑफ दम, किसने लिखी है? भगवती चरण वोरा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। तो इन सब के कारण भी भारतीय जनमानस में क्रांतिकारी विचारधारा दौड़ने लगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इनकी कार्यशैली कैसी है, थोड़ा सा देखो। प्रथम चरण के क्रांतिकारियों ने प्रेस और पत्रकारिता के माध्यम से ब्रिटिश राज्य के प्रति घृणा को बढ़ाने का प्रयास किया। ये हथियार नहीं उठा रहे हैं, ये हथियार उठा भी रहे हैं तो बहुत सीमित संख्या में और अलग अलग उठा रहे हैं। कोई एक जन उठा, जैसे जैसे चापेकर बंधु होगा, और एक जन उठा लंदन जाके गोली मार के चलाया, कौन है? और फिर उठा फिर गया गोली मार के चलाया, कौन है वो? करजन वैली की हत्या किसने की है? करजन वैली की हत्या किसने की है? मदन लाल नेहरू। देखो ये इंडिविजुअल है ना, व्यक्तिगत आंदोलन हो रहा है। एक व्यक्ति ने कसम खा ली कि मैं इसको मारूंगा, और कहाँ गए? पैसे इकट्ठा के लंदन में जाकर मार के वापस चले आए। क्या ये किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े? नहीं। तो शुरुआती चरण कैसा है? अलग अलग, बिखरा बिखरा, और कोई एक जन उठा, उसने प्लान किया और जाकर मार के वापस चलाया या खुद फांसी पर लटक गया। संगठन नहीं है। ठीक है, तो पहला चरण कैसा है? संगठन विहीन है। ठीक, दूसरा देखो, शहीदों की जीवनी नाटकों के माध्यम से भारतीय जनमानस में यह मातृभूमि के प्रति त्याग की भावना जगाने का प्रयास किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चंदे और डकैती भी की गई। चंदे क्यों इकट्ठा कर रहे हो? हथियारों के लिए। डकैती क्यों कर रहे हो? एक डकैती के कोई मुख्य डकैती बताओ जो क्रांतिकारी द्वारा की गई। काकोरी कब हुई है? काकोरी डकैती कांड कब हुआ है? 1900, 1919 गलत है, गलत है। अरे वो चौरी चौरा है। 5 फरवरी 1922। बताओ। 1925 देख लिए। हाँ, गुड। कौन सी ट्रेन लूटी है? कहां पर? हाँ, लखनऊ से। कौन सा, क्या नाम था? 8 डाउन ट्रेन, है ना?
काकोरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। प्रथम चरण के क्रांतिकारियों द्वारा आंदोलन को जारी रखने के लिए युवकों की फौज तैयार की गई, उन्हें सैनिक शिक्षा दी गई, बम बनाने की सीख दी गई, हथियार बनाने की सीख दी गई और कई सारे काम किए गए। अगर तुम क्रांतिकारी होगे तो तुम्हारी बॉडी कैसी होनी चाहिए? हट्टी कट्टी। व्यायाम मंडल की स्थापना करेंगे अभी एक जन। ठीक है, और क्या होगा? तुम्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि तुम्हारा निशाना अचूक हो जाए। तुम्हें बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे कैसे बम बनाओ। उस समय यूट्यूब नहीं है ना, उस समय फेसबुक, सोशल मीडिया का आदमी कहाँ जाएगा? न्यूज़पेपर के माध्यम से। और किसी को पता चला लंदन में एक व्यक्ति है जिसने पिस्टल बनाई है, तो अब ये लोग पैसा इकट्ठा करने लगे कि एक आदमी को चुनेंगे, कहाँ भेजेंगे कि जाओ भाई सीख के आओ और हम लोग को सिखाओ। यूट्यूब नहीं है ना। समझ में आ रही बात? चलो नेक्स्ट देखो। इसके 6 तो गतिविधियां। बंगाल में देखो कैसे फैला। सबसे पहले कहां पर क्रांतिकारी आंदोलन सबसे ज्यादा व्यापक रूप से बंगाल में फैला? क्यों फैला? भयानक शोषण सबसे ज्यादा कहां पर हुआ और बंगाल विभाजन कहां पर हुआ? इस वजह से बंगालियों के मन में सबसे ज्यादा गुस्सा उत्पन्न था। किसके प्रति? तो कहां फूटेगा गुस्सा पहली बार? बंगाल में। देखो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र कौन सा बन के उभर के आया? बंगाल। मुख्यतः 1905 में हुए बंगाल विभाजन के बाद यहां राजनीतिक चेतना का विकास हो गया। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को फैलाने का श्रेय किसको जा रहा है? बारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त। ये कौन है? अरे कौन है? कौन है बारिंद्र कुमार घोष? ये अरविंद घोष के छोटे भाई हैं। कौन है? ये अरविंद घोष के छोटे भाई। और ये भूपेंद्र नाथ दत्त कौन है? नहीं। नरेंद्र नाथ दत्त कौन है ये बताओ? नरेंद्र नाथ दत्त कौन है? अबे नरेंद्र नाथ दत्त कौन है? विवेकानंद का नाम नहीं पता? ये है छोटे भाई किसके? विवेकानंद के। ठीक है, ये पूछा गया इसलिए थोड़ा सा लिख लो यार। भूपेंद्र नाथ दत्त किसके छोटे भाई? विवेकानंद के। और बारिंद्र कुमार घोष किसके छोटे भाई? अरविंद घोष। ठीक है, नेक्स्ट देखो। सबसे पहले किसने फैलाया? बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का श्रेय किसको जा रहा है? और ठीक, बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख संगठन, यह पूछा गया क्वेश्चन, जाके देखो कि भद्र लोक समाज कहां पर एक्टिव था? महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, उड़ीसा। बंगाल, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भद्र लोक समाज। भद्र लोक समाज कैसा संगठन है? उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी। ठीक, नेक्स्ट देखो। बारिंद्र कुमार घोष, ये किताब पूछी गई है, ये पीडीएफ मिल जाएगी, ले लेना। ठीक है, बारिंद्र कुमार घोष ने 1905 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है? भवानी मंदिर। इस भवानी मंदिर में बारिंद्र कुमार घोष ने क्रांतिकारियों को क्रांति कैसे फैलानी है इसके बारे में बताया, बम कैसे बनाने हैं बताया, पिस्तौल कैसे बनानी है बताया, सैनिक प्रशिक्षण कैसे लेना, ये सब कहाँ चर्चा की है? एक एक चीज बताई है बहुत बार। हाँ हाँ हाँ, भवानी मंदिर। अरे भवानी कौन है? पुस्तक है, पूछा गया है इसलिए कह रहे भवानी मंदिर पूछी गई। किसकी किताब है? मैच कराने के लिए। किसकी है? कौन है ये? अरविंद घोष के छोटे भाई। ठीक, क्रांतिकारियों। चलो नेक्स्ट देखो। बारिंद्र कुमार घोष ने अपनी दूसरी पुस्तक, पहली पुस्तक कौन सी है, दूसरी पुस्तक कौन सी है? वर्तमान रणनीति। कब लिखी उन्होंने? पहली पुस्तक लिखने के 2 वर्ष बाद। कब लिखी? 1907 में। क्या लिखा उन्होंने? युद्ध के नियम के बारे में और सैनिक शिक्षा के बारे में विस्तृत चर्चा। यानी दोनों किताबें क्या दिखा रही हैं? एक किताब क्या बता रही है? सैनिक प्रशिक्षण, बम बनाना, पिस्तौल बनाना। दूसरी किताब सैनिक शिक्षा, नियम, युद्ध कैसे लड़ो, छापामारी युद्ध करो कि गुरिल्ला युद्ध करो। ये सब कौन बता रहा है? क्यों बता रहे हैं ये सब?
इकट्ठा हो जाओ, सब लोग इकट्ठा हो जाओ, अंग्रेजों को मार भगाओ, ठीक है। संध्या, वंदे मातरम, युगांतर में क्रांति के प्रसार में प्रमुख भूमिका का निर्वहन किया। ये किसकी किताब है बताओ? हाँ, संध्या। संध्या किसकी किताब है? चलो 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। अरे ऑप्शन मत पूछो, ऐसे नहीं दे पाई। लिख लेना, ब्रह्म बांधव उपाध्याय। वंदे मातरम अभी बताए। हट। युगांतर, युगांतर अरविंद घोष के छोटे भाई बारिन कुमार घोष। इन सभी किताबों ने भी क्रांति के प्रसार में क्या किया? प्रमुख भूमिका का निर्वहन किया। ये पूछा गया है। जब वीडियो देखना तो ये लिख लेना, मैच करा लेना। संध्या, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, वंदे मातरम, युगांतर। ठीक, नेक्स्ट देखो। हाँ हाँ, वो सब डलेगा, चिंता मत करो। पीडीएफ भी ना, टेलीग्राम तो हो रहा है। चलो, एक बंगाल में एक पार्टी है जिसका नाम क्या है? मलिक तुल्ला पार्टी। इसने भी क्रांति को बहुत फैलाने का प्रयास किया। कहां पर है मलिक तुल्ला पार्टी का संबंध, किस राज्य से है? बंगाल। 1907 में, देख रहे हो कितना योगदान है इनका। तुम लोग नाम भी नहीं सुने थे, है ना। नए क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन में इस पार्टी का गठन किया गया। तो मलिक तुल्ला पार्टी का गठन किसने किया? बारिन कुमार घोष। ये कौन कौन है? अभी पिछले स्लाइड में क्या देखा? अरविंद घोष के छोटे भाई और भवानी मंदिर और वर्तमान रणनीति और युगांतर। ये देखो कितनी चीजें काम कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं। इस पार्टी से खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी भी, कौन है ये? मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ? 1908। किसको मारने का प्रयास किया? लॉर्ड किंग्सफोर्ड। कौन कौन मरा? कैनेडे की पत्नी और पुत्री मर गई, वो बच गया। जिसकी वजह से प्रफुल्ल चाकी ने खुद को क्या कर लिया? शूट कर लिया और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। याद आया? इनका संबंध किससे है? मलिक तुल्ला पार्टी। ठीक, नेक्स्ट देखो। बंगाल के क्रांतिकारियों पर अवैध हथियार रखने के आरोप लगाए जाने लगे और 34 लोगों को क्या कर दिया गया? अब जब क्रांति फैलाओगे तो अंग्रेज दमन करेंगे, और दमन करेंगे तो कोई आरोप लगाएंगे। आरोप क्या लगाया? कि आपके पास जो हथियार पाए गए वो क्या है? नॉन लाइसेंस वाले हैं, अब आपको अरेस्ट किया जा रहा। और अब बंगाल का पूरा क्रांतिकारी आंदोलन क्या हो गया? धीरे पड़ गया। 34 लोग क्या कर लिए गए? गिरफ्तार कर लिए गए। कौन सा केस? अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस का संबंध किस राज्य से है? बंगाल के क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने के संबंध में। कितने लोग अरेस्ट किए गए? इन 34 लोगों में अरविंद घोष भी शामिल थे। अरविंद घोष शामिल थे, उनको कुछ वर्ष की सजा हुई और उसके बाद उनको छोड़ा गया और हमेशा के लिए उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। और कहाँ जाके बस गए? पौंडीचेरी में। कौन सा आश्रम है? ओरोविले आश्रम, लिखा होगा। देखो, इस केस के तहत अरविंद घोष को भी जेल भेजा गया, लेकिन बाद में इन्हें छोड़ दिया गया। अरविंद घोष ने हमेशा के लिए राजनीति से संन्यास ले लिया तथा पौंडीचेरी में, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, पौंडीचेरी में ओरोविले नामक आश्रम स्थापित करके वहीं पर हमेशा के लिए क्या हो गए? बस गए। नेक्स्ट देखो। देश जो 34 लोग गिरफ्तार किए गए, उनमें से कुछ लोग क्या हो गए? हमेशा के लिए अंडरग्राउंड हो गए और कुछ लोग विदेश जाकर शिफ्ट हो गए और विदेश में जाकर क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने लगे। ठीक है। अब यहां से धीरे धीरे कुछ लोग कहाँ जाएंगे? विदेश जाएंगे और विदेश से क्रांतिकारी संचालन शुरू करेंगे। जैसे कुछ लोग कहाँ गए? अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा और भी कई देश, जर्मनी, जापान, सब जगह चले गए। ठीक है। अब क्रांति का संचालन कहां से होगा? बाहर से होगा। दूसरा दूसरा क्षेत्र देखो, दिल्ली। दिल्ली में क्या हुआ? दिसंबर 1912 में हॉर्डिंग ने दिल्ली दरबार के आयोजन में, किसने मारा? बसंत विश्वास और मनमत विश्वास ने बम फेंका। जैसे किंग्सफोर्ड पर की गाड़ी पर किसने बम फेंका था? किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। वैसे ही हॉर्डिंग की गाड़ी पर किसने बम फेंका? बसंत विश्वास और मनमत विश्वास। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये।
इसकी हत्या की साजिश किसने की? मास्टर अमीर चंद और रास बिहारी बोस। ये जो बसंत विश्वास है ना, ये कौन है पता है? इनके नौकर हैं, नौकर नौकर। और इतना विश्वास पात्री आदमी थे। जब साजिश की तो रास बिहारी बोस और अमीर चंद ने साथ मिलकर साजिश की। किसके लिए? ये बहुत बदतमीज आदमी है, इसको मारना है। तो मारने के लिए किसको चुना जाए? तो ढूंढा गया सब जगह, और नजर पड़ी किस पर? बसंत विश्वास। कौन थे ये रास बिहारी बोस को चाय पिलाते थे, खाना बनाते थे। मारोगे? हाँ साहब मारेंगे, चलो तैयार हो जाओ। और बम जाके किसने फेंका? बसंत विश्वास और मनमत, दोनों भाई हैं। ठीक है, नौकर कौन है? ठीक है, नेक्स्ट देखो। इसके फलस्वरूप अंग्रेजों द्वारा दिल्ली षड्यंत्र केस बच गया था। ये भी होर्डिंग पे बम फेंका, लेकिन ये भी बच गया। क्या चला? किसके लिए? क्रांति का दमन करने के लिए, और दमन हो गया। देखो, इस मुकदमे में बसंत विश्वास, मनमत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी तथा अमीर चंद को फांसी दे दी गई। किससे संबंध है इनका? अरविंद घोष का संबंध किस केस से है? अलीपुर षड्यंत्र केस भाई। मणिपुर कहां पढ़ लिया तुमने? नहीं, अलीपुर षड्यंत्र केस। उसी तरह से इनका, ये चारों नाम याद रखना। कौन कौन से? बसंत विश्वास, मनमत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, और इन सबको क्या दे दी गई? और रास बिहारी बोस भागकर, बचकर भाग निकले। ठीक है, कहाँ जाए कहे देखो। जबकि रास बिहारी बोस पलायन करके कहाँ चले गए? जापान। यहां से उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा, और जापान में एक नई संस्था की स्थापना की, जिसका नाम क्या है? इंडियन इंडिपेंडेंस। पूछा गया है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से संबंधित कौन नेता है? रास बिहारी बोस। यही वो हैं जो पहले कहाँ जाएंगे? जापान, और जापान से कहाँ जाएंगे? सिंगापुर। और आजाद हिंद फौज में के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका, यानी सुभाष चंद्र बोस के राइट हैंड कौन है? रास बिहारी बोस। किसकी स्थापना की इन्होंने? पूछा जाएगा कि आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस के बाद सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किसने किया? कौन जापान गए? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? समझ में आ गई बात? चलो, ये सब फैक्चुअल है, याद कर लेना यार। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार याद होगा। नेक्स्ट देखो, महाराष्ट्र। इसकी शुरुआत कब हुई? चापेकर बंधुओं द्वारा। चापेकर बंधु कौन? बालकृष्ण चापेकर और दामोदर दामोदर चापेकर। 1897 में पूना में क्या चल रहा है? भयानक तरीके से प्लेग फैला हुआ है। ठीक है, अकाल पड़ा हुआ है, लोग मर रहे हैं। और प्लेग को निवारित करने के लिए एक कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है, जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? हाँ, रैंड और एमहर्स्ट। रैंड कमिश्नर है, प्लेग कमिश्नर, और रैंड का दोस्त कौन है? एमहर्स्ट। इन दोनों को अपॉइंट किया गया, किस लिए? ताकि आप पूना जाइए और प्लेग को नियंत्रित करने का प्रयास करिए। लेकिन ये भाई जाएंगे और एंजॉय करेंगे, कुछ भी काम नहीं करेंगे। कौन गुस्साएगा? चापेकर बंधु, जिनका नाम क्या है? बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चाकर। दोनों क्या कर देंगे? इनकी हत्या कर देंगे। कहां पे लिखा है कि हत्या कर दी? इस हत्याकांड के बाद 1898 में दोनों बंधुओं को फांसी पर लटका दिया गया। वर्ष 1906 में सावरकर बंधुओं द्वारा अभिनव भारत नामक एक संगठन की स्थापना की गई। इसका पुराना नाम क्या है? मित्र मेला। पूछा गया मित्र मेला किस रूप में भारत में आया? किस रूप में आया? अरे, मित्र मेला का बाद का नाम क्या है? अभिनव भारत की स्थापना किसने की? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। जो पहले किस नाम से जाना जाता है? अभिनव भारत से पहले इसको किस नाम से जाना जाता है? मित्र मेला। यह कब स्थापित हुआ? 1904। और 2 वर्ष बाद इसको किसी अन्य नाम से जाना गया। वो क्या नाम है? अभिनव भारत। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इस संगठन ने इस संगठन ने पांडुरंग बापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए कहां भेजा? पेरिस। इसी संगठन को श्याम जी कृष्ण वर्मा और मैडम कामा ने शस्त्र भिजवाए। क्यों भिजवा रहे हैं? क्रांति करो। ये कहां पर है इस समय? श्याम जी कृष्ण वर्मा कहां है? लंदन में। और ये कहां है? ये जर्मनी में।
जर्मनी में। मैडम कामा, मैडम भीकाजी कामा, ये पता है कौन है? ये जर्मनी के स्टुटगार्ट में पहली बार झंडा फहराएंगी। कब? ये क्वेश्चन पूछा गया भाई कि इनको क्या बोला, भारत माता की जननी कुछ बोला गया, क्या बोला गया यार, जो भी है। ये पूछा गया कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में झंडा किसने फहराया भारत का? मैडम भीकाजी कामा। श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में बहुत कुछ पूछा गया, ठीक है, किताब पढ़ो थोड़ा सा। नेक्स्ट देखो, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी भावना जगाने का श्रेय किसको? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने 1893 को गणपति उत्सव मनाया तथा 1895 में शिवाजी उत्सव मनाया। क्यों मनाया? ताकि लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावना जागृत हो जाए। पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे? जीएस पढ़ लो, जीएस याद रखो। नहीं, जी फॉर गणपति और एस फॉर शिवाजी। पहली बार कौन? 1893 में जी फॉर गणपति उत्सव और 95 में शिवाजी उत्सव, ठीक है। ये पहले और बाद में कंफ्यूजन होगा ना, इसलिए कह रहे हैं। नेक्स्ट देखो, पंजाब। अरे देख लो भाई, पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियां जैसे भू राजस्व, सिंचाई कर में वृद्धि तथा अनेक अकालों के कारण आरंभ हुई। पंजाब में क्या स्थिति है? पंजाब में कौन सी व्यवस्था लागू है भू राजस्व की? ऑप्शन लिखो, जमींदारी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी। कंफर्म? सबसे सही, महालवाड़ी व्यवस्था लागू है, ठीक है। इस महालवाड़ी व्यवस्था के तहत अंग्रेजों ने कितना प्रतिशत लगान वसूला? 50%। पंजाब में इस समय अकाल था, तो सिंचाई के लिए अंग्रेजों ने क्या खुदवाई? नहरें खुदवाई, ठीक। और नहरें खुदवाने के बाद 50% भू राजस्व लेने के अलावा क्या लेने लगे? 50 और 15 कितना हो गया? 65% कर कौन दे रहा है? किसान। किसको दे रहे हैं? खुद खाएंगे क्या? क्या होगा? अकाल की स्थिति आएगी। इस अकाल से निपटने के लिए वो लोग क्या करेंगे? हथियार। फलता यहाँ अजीत सिंह, सूफी अंबा प्रसाद और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उग्रवादी आंदोलन की शुरुआत हो गई। पंजाब से कौन से 3 नेता जुड़े हैं? अजय सिंह। दूसरे कौन है? सुंभी सूफी अंबालाल प्रसाद। तीसरा कौन है? अजीत सिंह कौन है ये? हाँ, ये भगत सिंह के चाचा है, ठीक। अंबा प्रसाद कोई होंगे, और लाला लाजपत राय, ठीक है। गतिविधियों को दबाने के लिए लाला लाजपत राय अजीत सिंह को क्या कर दिया गया? 1907 में मॉन्डले भेज दिया गया। ये मॉन्डले जेल में और कौन रहा है? बाल गंगाधर। कितने साल रहे? 6 साल। कब से कब तक? 1908 से 1914। क्यों गए थे बाल गंगाधर तिलक जेल? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाला पहला नेता कौन है, ये ऐसे नेता हैं जिनको पत्रकारिता के लिए जेल भेजा गया। यानी इन्होंने केसरी में क्या किया था? अंग्रेजों की खूब भर भर के आलोचना की, तो अंग्रेज क्या शांत बैठेंगे? क्या कर दिया इनको अंग्रेज। इस तिलक साहब को किसने कहा कि भारतीय अशांति का जनक है? किसने कहा था? वैलेंटाइन शेरॉल ने। और इसी को मानहानि का दावा प्रस्तुत करने के लिए कहां चले गए तिलक साहब? लंदन गए, जिस वजह से जिनको जब कांग्रेस का वो बनना था अध्यक्ष, नहीं बन पाए। कब? 1918। और कौन बना है? मदन मोहन मालवीय, ठीक, गुड, बहुत बढ़िया। दमनकारी नीतियों से विवश होकर अजीत सिंह व अंबा प्रसाद कहाँ चले गए? अफगानिस्तान के रास्ते से यूरोप चले गए, और यूरोप से क्या करेंगे? गतिविधियां शुरू करेंगे, ठीक है। पंजाब में गतिविधियों को के धीमे हो जाने के कारण बंगाल के क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद ने पंजाब की बागडोर संभाल ली। पंजाब में कितने नेता थे इस समय? 3। कौन कौन से? लाला लाजपत राय, अजीत सिंह और सूफी अंबा प्रसाद।
जब अंग्रेजों ने पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन किया तो क्या हो गया? अजीत सिंह और सूफी अंबर प्रसाद कहाँ चले गए? अफगानिस्तान के रास्ते से यूरोप। बचे कौन? लाला लाजपत राय। और पंजाब का क्रांतिकारी आंदोलन क्या हो गया? धीरे 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 धीमे पड़ गया। इसको पुनः गति देने के लिए बंगाल से कौन आएंगे? क्रांतिकारी कौन है? अमिचंद। वो आकर पूरे पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन की बागडोर संभाल लेंगे और फिर से पुनः धीरे धीरे उत्थान होने लगेगा। समझ में आई बात? पक्का? कसम से? चलो ये पीडीएफ ले लेना, वीडियो आज पर पहुंच जाएगी, इसका रिवीजन और नोट्स जरूर बना लेना। ठीक है? जो यहाँ लिखा है हमने ना वो सब लिख लेना और 2 बार पीडीएफ पढ़ लेना। ठीक है? बाकी चलो कल मिलते हैं।